हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फोर्थ सेमेस्टर के न्यू एजुकेशन पॉलिसी के एजुकेशन सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, बुक का नाम है आपका एजुकेशन इन इंडिया पॉलिसी एंड प्रैक्टिस। अभी तक यूनिट 1 के आप कहें कि पार्ट 1 एंड पार्ट 2 मैडम ने आपको पढ़ाया था। ठीक है, आज की वीडियो में हम जो आगे का देखेंगे वो मैं आपको यहाँ से पढ़ाऊंगा। पार्ट 3, 4, 5 एंड देन 6। ठीक है, ये आपका यूनिट 2 के अंतर्गत आता है। ठीक है, यूनिट 1 के अंतर्गत आपको 2 चैप्टर देखने को मिलते हैं और यूनिट 2 के अंतर्गत आपको 4 चैप्टर देखने को मिलते हैं। 3 से 6 तक आपको यूनिट 2 के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, काफी लेंथी चैप्टर है। तो आज की वीडियो में हम इस कंप्लीट जो आप कहें कि यूनिट 2 है और उसके जितने चैप्टर है उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, जो कि आपकी बुक के अंतर्गत भी दिए गए हैं और उनके कंप्लीट आंसर को भी देखेंगे और वो क्वेश्चन आपके कंप्लीट चैप्टर को भी कवर अप करते हैं। ठीक, ये जो वीडियो है ये एग्जामिनेशन वीडियो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की। ठीक है, जो एग्जाम आपके मई जून में होने वाले हैं 2024 को। आपका जो चैप्टर 3 या फिर हम कहें पार्ट 3 है वो है कोठारी आयोग रिपोर्ट 1964 एवं दृष्टिकोण। तो चलिए सबसे पहले इसको देखते हैं। चैप्टर 3 है आपका। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ही ये बनता है कि कोठारी आयोग की रिपोर्ट 1964 में जो आई थी की प्रमुख सिफारिश और निष्कर्ष क्या है। ठीक है, आपको क्या बताना है, कोठारी आयोग की सिफारिश क्या थी और उसका निष्कर्ष क्या था। ये 2 चीजें आपको इसका आंसर के अंतर्गत डिफाइन करनी है। ठीक है, काफी स्टूडेंट्स को लगता है कि मैडम से ही आपको पढ़ना चाहिए, बट मैडम के पास और भी सब्जेक्ट्स हैं, इसीलिए ये सब्जेक्ट मैं आपका कवर करा रहा हूं। ठीक है, आपको ये नोट्स हमारे एप्लीकेशन द लर्नर्स कम्युनिटी DUSOL का जो एप्लीकेशन है उस पर देखने को मिल जाएगा। सिंपली प्ले स्टोर पर सर्च करिए DUSOL और आपको हमारा जो एप्लीकेशन आप देख सकते हैं। बैकग्राउंड में एक आपको द लर्नर्स कम्युनिटी DUSOL लिखा दिख रहा होगा ये सब। ठीक है, तो सेम इसी प्रकार का आपको जो लोगो है हमारे एप्लीकेशन का वो देखने को मिल जाएगा। ऐप को डाउनलोड करिए, वहां पे हम ये नोट्स, इस वीडियो के बाद ये नोट्स आपको वहां पे हम अपलोड कर देंगे तो डायरेक्टली आपको वहां मिल जाएंगे। ठीक है, आप कंप्लीट जो 4 चैप्टर है, आपको 4 चैप्टर की वेट करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली ऐप के थ्रू इन 4 चैप्टर को वीडियो से पहले एक्सेस कर सकते हैं और अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब बात करें आंसर की, तो कोठारी आयोग की जो रिपोर्ट थी 1964 की, उसकी सिफारिश और निष्कर्ष क्या थे उसके बारे में बात करें। पहले परिचय दे लेते हैं थोड़ा सा। तो कोठारी आयोग, जिसे भारतीय शिक्षा आयोग 1964 से 66 भी कहा जाता है। ठीक है, कोठारी आयोग को क्या कहा जाता है, भारतीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है, का गठन भारत सरकार द्वारा भारतीय शिक्षा प्रणाली की समीक्षा और उसमें सुधार करने के लिए किया गया था। ठीक है, कोठारी आयोग का जो आप कह सकते हैं निर्माण किया गया था, गठन किया गया था, वो इसलिए किया गया था ताकि भारत की जो शिक्षा प्रणाली है उसकी एक तो समीक्षा की जा सके, ये पता लगाया जा सके वो व्यवस्था किस प्रकार की है। दूसरा, उसमें अगर कोई कमी है तो उस कमी को सुधार किया जा सके। ठीक है, तो पहले तो उसका आप कह सकते हैं इंस्पेक्शन करने के लिए कि कंप्लीटली जानकारी प्राप्त करने के लिए, और दूसरा अगर कोई गलती है तो उसको सुधार करने के लिए इसका आयोग का निर्माण किया गया था। इस आयोग का प्रमुख उद्देश्य शिक्षा प्रणाली में सुधार की दिशा में सिफारिश प्रदान करना था। ठीक है, इस जो आयोग है इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, या आप कह सकते हैं कि मोटिव क्या था, कि जो शिक्षा प्रणाली है उसमें सुधार की दिशा में अगर कोई आप कह सकते हैं कि रास्ता मिलता है या इस सेक्टर में हम सुधार कर सकते हैं तो उसकी सिफारिश प्रदान करना था, ताकि शिक्षा समाज की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके और राष्ट्रीय विकास में योगदान दे सके। आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर DS कोठारी थे। ठीक है, तो मेनली जो कोठारी आयोग था इसका मेन काम क्या था कि भाई ये जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम था उस समय का, सबसे पहले ये उसका निरीक्षण करेंगे। ठीक है, उसकी समीक्षा करेंगे और अगर उसमें कोई सुधार आपको दिखता है कि हाँ भाई इस सेक्टर में हम सुधार कर सकते हैं या ये चीज थोड़ी गलत है, इसको ठीक कर सकते हैं, तो इस चीज की सिफारिश की जानी थी। ठीक है, इसके लिए इसका निर्माण किया गया था और इसके जो आयोग के आप कह सकते हैं कि अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर DS कोठारी, इसीलिए इनके नाम के आधार पर ही कोठारी आयोग इसका नाम रखा गया। ठीक है, आप देख सकते हैं डॉक्टर DS कोठारी इनका नाम था। कोठारी आयोग ने 1964 से 66 के बीच व्यापक अध्ययन और विश्लेषण के बाद एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। ठीक है, जो कोठारी आयोग था उसने 1964 से लेकर 1966 तक अध्ययन किया अच्छे से और विश्लेषण किया उन सब चीजों का जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम था उस समय का,
तो ठीक है, और एक रिपोर्ट तैयार करी। इस रिपोर्ट में विभिन्न स्तरों पर शिक्षा में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण सिफारिशें की गई थी। यहाँ हम कोठारी आयोग की प्रमुख सिफारिशें और निष्कर्ष का विस्तार में देखेंगे। ठीक है, तो ये रिपोर्ट जब 2 साल बाद ये रिपोर्ट तैयार की गई और बताया गया, तो इस रिपोर्ट में काफी सारी चीजें थी जो कि सुधार के लिए थी। उन चीजों को देखते हैं। पहले हम बात करें राष्ट्रीय शिक्षा नीति। पहला पॉइंट आता है शिक्षा का राष्ट्रीयकरण, शिक्षा का समरूपीकरण। समरूपीकरण क्या है कि शिक्षा के क्षेत्र में समानता लाने के लिए शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया जाए ताकि सभी को समान अवसर मिले। ठीक है, मतलब शिक्षा का आप कहें कि राष्ट्रीयकरण किया जाए तभी, ताकि जितने भी लोग समाज में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, प्रदान नहीं कर रहे, प्राप्त कर रहे हैं, उनको समान अवसर मिल सके। ठीक है, राष्ट्रीयकरण करने के बाद सबको समान अवसर मिल सकेंगे। ठीक है, और समानता लाई जा सकेगी। फिर आता है सभी स्तर पर शिक्षा का मानकीकरण। मानकीकरण से यहाँ पे एक तात्पर्य है कि आपके पास जो भी एजुकेशन सिस्टम है या फिर एजुकेशन है उसका विकास करना। ठीक है, प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक शिक्षा के सभी स्तरों पर पाठ्यक्रम और सामग्री का मानकीकरण किया जाए। ठीक है, जो भी एजुकेशन उस समय अवेलेबल थी, बताया गया कि इस समय जो एजुकेशन है, इस एजुकेशन में क्या करा जाना चाहिए, विकास किया जाना चाहिए। फिर आता है अगला पॉइंट 3 भाषा फॉर्मूला। मातृभाषा हिंदी, अंग्रेजी, तीनों भाषाओं को प्रायोरिटी दी गई थी। ठीक है, मतलब इंपॉर्टेंस दी गई थी। छात्रों को मातृभाषा हिंदी और अंग्रेजी का ज्ञान हो, इसके अलावा अन्य भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहित किया जाए। ठीक है, जो भी छात्र एजुकेशन प्राप्त कर रहा है उसको अपनी मातृभाषा, उसको हिंदी भाषा और उसको अंग्रेजी भाषा तो आनी ही चाहिए। ठीक है, जैसा कि आपको पता ही होगा कि बेसिकली हमारी हिंदी, हमारी जो मातृभाषा है वो है हिंदी। ठीक है, तो हम अपनी मातृभाषा भी पढ़ रहे हैं, साथ के साथ आपको पता होगा हमें स्कूल्स में ये जो हिंदी है, उच्च लेवल की हिंदी, उसकी भी एजुकेशन प्राप्त करते हैं, साथ के साथ इंग्लिश लैंग्वेज या अंग्रेजी लैंग्वेज को भी पढ़ते हैं। ठीक है, और आप कह सकते हैं कि और भी जो भाषाएं हैं, भारत की अन्य अन्य भाषाएं, उनको भी प्रोत्साहित किया जाता है। आपको कॉलेज में देखा होगा, आपको पंजाबी पढ़ने को मिलेगी, उर्दू पढ़ने को मिलेगी, ठीक है, आसामी पढ़ने को मिलेगी, ऐसा। ठीक है, तो ये सारी लैंग्वेजेस आपको पढ़ने का मौका मिलता है। फिर दूसरा पॉइंट आता है शैक्षिक ढांचे में सुधार। ठीक है, जो शिक्षा का ढांचा था उसमें सुधार की बात कही गई। किस प्रकार से, इसे बताया गया 10+2+3 प्रणाली लाई गई। ठीक है, 10+2+3। किस प्रकार, स्कूली शिक्षा को 10 साल, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा को 2 साल और स्नातक शिक्षा को 3 साल में विभाजित किया गया है। ठीक है, 10+2=12 और 3 साल आपकी कॉलेज एजुकेशन, जो कि अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसके अकॉर्डिंग उसमें और ज्यादा चेंजेस किए गए। ठीक है, तो अभी हम कोठारी आयोग के द्वारा जो रिपोर्ट पारित की गई थी, प्रस्तुत की गई थी, उसकी बात कर रहे हैं। फिर आता है एकीकृत शिक्षा प्रणाली। शिक्षा के ढांचे में जो बदलाव की बात कही गई थी, सुधार की बात की गई थी, उसमें एक आती है एकीकृत शिक्षा प्रणाली। इसमें क्या बताया गया, सभी प्रकार की शिक्षा, सामान्य हो, व्यावसायिक हो या तकनीकी हो। ठीक है, सामान्य जनरल एजुकेशन हो, आप कह सकते हैं कि बिजनेस एजुकेशन हो, व्यवसाय से रिलेटेड, या फिर टेक्निकल एजुकेशन हो, को एकीकृत किया जाए ताकि छात्र अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार विकल्प चुन सके। ठीक है, आप जो स्टूडेंट्स है उन्हें चॉइस दी जाए कि आपको क्या पढ़ना है, आपको जो कैसे जनरल एजुकेशन प्राप्त करनी है, टेक्निकल एजुकेशन प्राप्त करनी है, या फिर आपको जो बिजनेस एजुकेशन है वो प्राप्त करनी है। तो इस चीज के लिए उन्हें चॉइस दी जाए। प्राथमिक शिक्षा की बात करें यहाँ पे, ठीक है, जो शैक्षिक ढांचे में सुधार है पॉइंट, उसमें एक तो आता है शिक्षा के ढांचे में सुधार। ठीक है, फिर आता है प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा क्या है कि सर्व शिक्षा अभियान, एक अभियान चलाया गया था, सर्व शिक्षा। ठीक है, तो सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाए। आपने देखा होगा सर्व शिक्षा अभियान का बारे में, आपको पता होगा सर्व शिक्षा अभियान मतलब कि क्वेश्चन लागू किया गया था जिसमें एक पेंसिल पे 2 बच्चे बैठे हुए थे और बीच में सर्व शिक्षा अभियान लिखा गया था। ठीक है, तो ये अभियान चलाया गया था जिसमें क्या था कि सभी बच्चों को एजुकेशन प्रदान करना, वो भी फ्री, क्या है, अनिवार्य है, मतलब नेसेसरी है। ठीक है, और ये सब चीजें फ्री होनी चाहिए। फिर माध्यमिक शिक्षा के विस्तार की बात करें तो माध्यमिक शिक्षा के विस्तार के लिए अधिक स्कूल खोले जाएं, ताकि स्कूल खोले जाएं और शिक्षकों की संख्या बढ़ाई जाए। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा आप कह सकते हैं कि भाई प्राथमिक शिक्षा के बाद 2 मिडिल एजुकेशन होती है। ठीक है, उसके लिए स्कूल्स ओपन किए जाए ज्यादा से ज्यादा, और छात्र के साथ साथ जो शिक्षक है, टीचर्स हैं, उनकी भी संख्या बढ़ाई जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास शिक्षक हो और वो अच्छे से अपना ज्ञान या फिर एजुकेशन प्राप्त कर सके। तीसरा पॉइंट आता है शिक्षा, उच्च शिक्षा और अनुसंधान। उच्च शिक्षा क्या है, विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता, विश्वविद्यालयों को स्वायत्तता
प्रदान की जाए ताकि वे अपने पाठ्यक्रम और अनुसंधान कार्यक्रम को स्वतंत्र रूप से चला सके। इस पॉइंट का मतलब है कि कॉलेजेस या फिर यूनिवर्सिटीज को आप कह सकते हैं कि फ्रीडम हो या फिर स्वतंत्रता प्राप्त हो ताकि वो अपना जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, वो बना सके, जितने भी अनुसंधान के कार्यक्रम है उन्हें अच्छे से चला सके। फिर आता है गुणवत्ता सुधार। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में गुणवत्ता सुधार के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण और उच्च शिक्षा के शोध कार्यों को बढ़ावा दिया जाए। अब क्या बताएगा कि भाई गुणवत्ता शिक्षा प्रदान की जाए, जिसके लिए आप कह सकते हैं कि कॉलेजेस हो गए या फिर यूनिवर्सिटीज हो गई, उनमें शिक्षक जो टीचर्स हैं, टीचर के प्रशिक्षण और उच्च शिक्षा के शोध कार्य, टीचर का प्रशिक्षण हो, ठीक, और साथ के साथ उच्च शिक्षा वो लोग प्रदान कर सके स्टूडेंट्स को, इसके लिए काम किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये उच्च शिक्षा या फिर हम कहें उच्च शिक्षा और अनुसंधान के बारे में था। फिर आता है अनुसंधान के विकास के लिए एक पॉइंट आता है जिसमें क्या बताया गया, अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देना और विशेष संस्थान और अनुसंधान केंद्र स्थापित किए जाए। ठीक है, विज्ञान के क्षेत्र में और टेक्नोलॉजी या तकनीक के क्षेत्र में जो भी अनुसंधान है उनको बढ़ावा दिया जाए और अलग से विशेष संस्थान को खोला जाए, कह सकते हैं कि पर्टिकुलर सेक्टर्स के लिए। फिर आता है उद्योग और शिक्षा का सहयोग। अनुसंधान और विकास के लिए उद्योग और शिक्षा संस्थानों के बीच सहयोग को बढ़ावा या प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। क्या बताया गया कि अनुसंधान के विकास के लिए, ताकि जो भी आप कह सकते हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस खोले गए हैं उनके विकास के लिए उद्योग और शिक्षा के जो संस्थान है उनके बीच में सहयोग होना चाहिए, ताकि ये अच्छे प्रकार से क्या कर सके, विकास कर सके। अब देखिए विकास से यहाँ क्या तात्पर्य है कि बड़े बड़े जो उद्योग हो गए, उद्योग से क्या कह सकते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां होगी जो कि कॉलेज स्टूडेंट्स को हायर करती है अच्छे अच्छे पोस्ट के लिए, ठीक है, काम के लिए। तो इस प्रकार के उनके बीच में सहयोग होना चाहिए ताकि और ज्यादा अच्छे से एजुकेशन भी प्राप्त हो और प्रोत्साहित भी किया जा सके। शिक्षा की वित्तीय स्थिति के बारे में जो कोठारी आयोग रिपोर्ट थी, उसके शिक्षा के वित्तीय स्थिति के बारे में बताया गया था। पहला, शिक्षा के लिए बजट को घोषित किया जाना चाहिए। शिक्षा पर खर्चे में वृद्धि की जानी चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार द्वारा बजट का आवंटन बढ़ाया जाए ताकि सभी सिफारिशों को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। ठीक है, तो कोठारी आयोग द्वारा कहा गया कि भाई शिक्षा के लिए जो बजट है उसको बढ़ाया जाए ताकि जितनी भी सिफारिशें हैं उनको लागू किया जा सके अच्छे प्रकार से। निजी और सार्वजनिक भागीदारी। शिक्षा के क्षेत्र में निजी और सार्वजनिक भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाए ताकि वित्तीय संसाधनों की कमी दूर हो सके। ठीक है, प्राइवेट और आप कह सकते हैं कि पब्लिकली जो आप है सार्वजनिक भागीदारी है, ठीक है, कंट्रीब्यूशन है एक प्रकार से, उसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि जो वित्तीय संसाधन है उनकी कमी ना हो और वो जो समस्या है या फिर दुविधा है वो दूर हो सके। ठीक है, छात्रवृत्ति और सहायता। छात्रवृत्ति की क्या तात्पर्य है कि भाई आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए छात्रवृत्ति और वित्तीय सहायता की व्यवस्था की जाए। ठीक है, ऐसे छात्र या स्टूडेंट्स जो कि आर्थिक रूप से, फाइनेंशियली रूप से अच्छे नहीं है, ठीक है, उनके लिए क्या हेल्प की जानी चाहिए, उन्हें वित्तीय रूप से हेल्प की जानी, फाइनेंशियली हेल्प प्रदान की जानी चाहिए। फिर शिक्षा ऋण, एजुकेशन लोन भी प्रदान किया जाना चाहिए। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रों को शिक्षा ऋण प्रदान किया जाए ताकि वे आर्थिक दिक्कतों के बिना अपनी शिक्षा पूरी कर सके। ठीक है, कोठारी आयोग द्वारा ये भी कहा गया कि भाई अगर स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है, तो उनको एजुकेशन लोन दिया जाना चाहिए जिससे वो अच्छे से एजुकेशन प्राप्त कर सके। ठीक है, इसीलिए जो स्टूडेंट्स होते हैं जो विदेश में जाते हैं अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में पढ़ने, ठीक है, वो एजुकेशन लोन के बेसिस पे भी जाते हैं और वैसे भी अगर वो फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं तो वो अपने फैमिली के द्वारा चले जाते हैं। अदरवाइज उन्हें एजुकेशन लोन प्रदान किया जाता है। ठीक है, और जैसे ही वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके अर्निंग चालू कर देते हैं उन्हें वो अपना लोन जो है पेड करना होता है। फिर शिक्षकों की स्थिति और प्रशिक्षण। शिक्षकों जो टीचर्स है उनका प्रशिक्षण। शिक्षकों का पेशेवर विकास। शिक्षकों के प्रशिक्षण और पेशेवर विकास के लिए कार्यक्रम और कार्यशालाओं को आयोजन किया जाना चाहिए। ठीक है, मतलब कि टीचर्स के एजुकेशन लेवल और उनके पढ़ाने के तरीकों को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए और उनके विकास करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम और कार्यशालाओं का आयोजन किया जाना चाहिए। फिर आता है शिक्षा संस्थानों का विकास। शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए विशेष शिक्षा संस्थानों की स्थापना की जाए। ठीक है, अब अगर हम टीचर्स के लिए बात कर रहे हैं तो टीचर्स की एजुकेशन के लिए एक अलग से संस्थानों का निर्माण किया जाना चाहिए जहां पे उन्हें टीचिंग एजुकेशन प्रदान की जाए। ठीक है, शिक्षकों की सामाजिक स्थिति की बात करें तो शिक्षकों का मान सम्मान। शिक्षकों की सामाजिक स्थिति और मान सम्मान को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न उपाय किए जाएं। शिक्षकों को समाज में उच्च स्थान और प्रतिष्ठा मिले। ठीक है, टीचर्स को अच्छी खासी
आप कह सकते हैं रिस्पेक्ट देने के लिए, मान सम्मान देने के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय अपनाए गए, और जिनके द्वारा टीचर्स को आप कह सकते हैं कि समाज में एक ओहदा मिला, ठीक है, कि हाँ ये टीचर है, मतलब ये एक उच्च पोस्ट का व्यक्ति है, ठीक है, क्योंकि ये लोगों को शिक्षा प्रदान करता है। फिर आता है सामाजिक शिक्षा की बात करें तो वयस्क शिक्षा साक्षरता अभियान, वयस्क साक्षरता अभियान चलाई जाए ताकि वयस्कों को भी शिक्षा का अवसर मिल सके, ठीक है, वयस्क व्यक्ति जो होते हैं, ठीक है, जिनकी थोड़ी उम्र होती है, उनको भी अच्छी एजुकेशन प्राप्त हो सके, इसके लिए क्या चले गए, इसके लिए अभियान चलाए गए ताकि वयस्कों को भी शिक्षा प्रदान की जा सके और वो भी बिना किसी हिचक के शिक्षा ले सके। फिर आता है स्वयंसेवी संगठनों का सहायता, ठीक है, एनजीओ हो गए, वयस्क शिक्षा के लिए स्वयंसेवी संगठन और सामाजिक संस्थानों का सहयोग लिया जाए, ठीक है, एनजीओ जो है उनकी हेल्प ली जानी चाहिए ताकि अच्छे से एजुकेशन प्रदान की जा सके, इनको वयस्क छात्रों को और वयस्क शिक्षा जो है एजुकेशन वो उन्हें दी जानी चाहिए। फिर बात करें महिला शिक्षा की बात करें तो महिला शिक्षा का महिला शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाए ताकि महिलाएं भी शिक्षा के क्षेत्र में अवसर प्राप्त कर सके, ठीक है, तो फीमेल्स को भी एजुकेशन के सेक्टर में आगे बढ़ाया जाना चाहिए ताकि वो भी अपने जीवन में अच्छा कर सके और जो शिक्षा है वो प्राप्त कर सके। विशेष योजनाएं, महिलाओं के लिए विशेष शिक्षा योजनाएं और कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए, ठीक है, महिलाओं की स्थिति उस समय कुछ खास थी नहीं, ठीक है, उन्हें पढ़ने लिखने तक के लिए मना था, तो क्या कहा गया कि भाई अलग अलग प्रकार की योजनाएं बनाई जाए, कार्यक्रम चलाए जाए ताकि जो महिलाएं हैं वो अच्छे से अपनी एजुकेशन प्राप्त करने के लिए आगे आए। फिर आता है तकनीकी शिक्षा, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा। तकनीकी शिक्षा की बात करें तो तकनीकी संस्थानों का विकास, टेक्निकल जो है एजुकेशन, उसके लिए टेक्निकल संस्थानों का विकास किया जाना चाहिए, अधिक तकनीकी संस्थान और पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना की जाए, ठीक है, पॉलिटेक्निक कॉलेज हो गए, इनकी स्थापना की जानी चाहिए, या फिर आप कहें कि हाई लेवल जो तकनीकी संस्थान है उनका निर्माण किया जाना चाहिए। प्रायोगिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा में प्रयोग और व्यावसायिक शिक्षा का महत्व दिया जाए, ठीक है, तकनीकी शिक्षा में क्या होता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल्स करने होते हैं, चीजों को प्रैक्टिकली करके समझना होता है, ठीक है, तो इसके लिए इस चीज को ज्यादा से ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए। फिर आता है व्यावसायिक शिक्षा। व्यावसायिक शिक्षा में क्या बताया गया कि व्यावसायिक पाठ्यक्रम, स्कूल और कॉलेज में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को शामिल किया जाए ताकि छात्रों को रोजगार योग्य बनाया जा सके, ठीक है, तो व्यावसायिक बिजनेस से रिलेटेड चीजें छात्रों को सिखाई जानी चाहिए ताकि वो अपनी एजुकेशन के बाद एक अच्छी खासी कंपनी में काम कर पाए या फिर अपना ही कोई स्टार्टअप कर पाए, तो इसके लिए उन्हें व्यवसाय रिलेटेड जो एजुकेशन है वो दी जानी चाहिए। फिर आता है उद्योगों के साथ साझेदारी। व्यावसायिक शिक्षा के लिए उद्योगों के साथ साझेदारी को बढ़ावा दिया जाए, ठीक है, जो उद्योग ऑलरेडी लगे हुए हैं उनके साथ साझेदारी को बढ़ावा दिया जाए ताकि व्यावसायिक शिक्षा को और अच्छे से समझा जा सके। ऐसा नहीं है कि आपने केवल बुक नॉलेज गेन कर ली तो हो सकता है कि आपको सब कुछ आता हो, नहीं, आप अगर रियल लाइफ में उस काम को करेंगे नहीं, रियल लाइफ में उसको करते देखेंगे नहीं, तो आप समझ नहीं पाएंगे कि वो काम किस प्रकार होता है। इसीलिए उद्योगों के साथ भागीदारी होती है ताकि कॉलेजेस में जैसे ही बच्चा अपनी एजुकेशन कंप्लीट करता है, कॉलेजेस में प्लेसमेंट्स आ जाती हैं जहाँ पे बड़े बड़े उद्योगों के लोग आते हैं और प्लेसमेंट्स के लिए उन लोगों को हायर करते हैं। फिर आता है नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा के बारे में बात करें तो नैतिक शिक्षा का क्या मतलब है, नैतिक मूल्यों का विकास। शिक्षा के माध्यम से नैतिक मूल्यों का आदर्श का विकास किया जाना चाहिए, ठीक है, लोगों के कुछ नैतिक मूल्य होते हैं, कुछ चीजों के लिए वो आप कह सकते हैं कि सही मानते हैं, ठीक है, और कुछ चीजों को वो बहुत ज्यादा मानते हैं, तो उस प्रकार के जो उनके नैतिक मूल्य है उनको और उनके जो आदर्श है, स्टूडेंट्स के जो आदर्श है, शिक्षा के जो आदर्श है, वो उन्हें सही प्रकार से मिलने चाहिए और उसका विकास होना चाहिए। फिर आता है सामाजिक जिम्मेदारी की बात करें तो छात्रों में सामाजिक जिम्मेदारी और नैतिकता की भावना को विकसित किया जाए। छात्र में किस चीज की, नैतिकता की भावना को विकसित किया जाए ताकि इन फ्यूचर छात्र कोई ऐसा कदम ना उठाए जिससे वो अनैतिक काम करके किसी को हानि पहुंचाए, इसीलिए उसके जो नैतिक कार्य है उनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ठीक है। नैतिक से आप कह सकते हैं कि भाई हर एक व्यक्ति के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है, तो वो उन प्रिंसिपल्स के आगे जाके वो काम नहीं करता, तो ठीक है, तो वो जो उनके नैतिक मूल्य हो गए, ठीक है। फिर आता है आध्यात्मिक शिक्षा की बात करें तो आध्यात्मिक शिक्षा का समावेश, शिक्षा प्रणाली में आध्यात्मिक शिक्षा का समावेश किया जाए ताकि छात्रों का संपूर्ण विकास हो सके, ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में आध्यात्मिक शिक्षा का क्या किया जाए, समावेश किया जाए। आध्यात्मिक शिक्षा, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी आप कह सकते हैं कि इस चीजों का क्या किया जाना चाहिए, जोड़ा जाना चाहिए भाई, कि मन को किस प्रकार शांत रखा जाए, या फिर आप कहें कि और भी कई सारी चीजें जिससे कि आप अपने दिमाग को शांत रखते हैं, इस प्रकार की चीजों को भी जोड़ा जाना चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में ताकि छात्र अपना संपूर्ण विकास कर सके। ऐसा नहीं है कि उन्होंने केवल एजुकेशन के लेवल में अपना विकास करा, नहीं, उनको अपना मेंटली भी अपना विकास करना आना
सही। निष्कर्ष की बात करें तो कोठारी आयोग की रिपोर्ट ने भारतीय शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण सिफारिशें प्रदान की थी। ठीक है, तो कोठारी आयोग द्वारा जो हमने ऊपर बात करी वो उनकी सिफारिशें थी, वो उन्होंने सिफारिशें करी थी कि हाँ भाई ये चीजें गलत है, इन चीजों को चेंजेस किया जाना चाहिए। इन सिफारिशों का उद्देश्य शिक्षा को अधिक समग्र, समावेशी और गुणवत्तापूर्ण बनाना था। ठीक है, ये जो सिफारिशें की गई थी इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? शिक्षा को और ज्यादा अधिक समग्र बनाना, समावेशी बनाना, मतलब काफी सारी चीजें उसमें जुड़ी है और उसमें शिक्षा गुणवत्तापूर्ण भी बनाना। आयोग की सिफारिशें ने शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर गहन विचार विमर्श किया। ठीक है, अब जो आयोग था कोठारी आयोग, उसके उसकी सिफारिशों पर आप कह सकते हैं कि शिक्षा के विभिन्न अलग अलग विचार किए गए। फिर शिक्षा प्रणाली को राष्ट्रीय विकास के लिए एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में प्रस्तुत किया गया। ठीक है, तो कोठारी आयोग के द्वारा जो रिपोर्ट पारित की गई, उसमें बताया गया कि भाई शिक्षा भी एक जरूरी चीज है, इन फ्यूचर आपको शिक्षा की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, फिर आता है कोठारी आयोग की रिपोर्ट को भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक मील का पत्थर माना गया था। ठीक है, क्योंकि कोठारी आयोग द्वारा जो रिपोर्ट पारित की गई थी वो एक पहली रिपोर्ट थी जिसमें काफी सारी कमियां बताई गई थी, चेंजेस करने के लिए सिफारिशें बताई गई थी। इसके निष्कर्ष और सिफारिश को का भारतीय शिक्षा प्रणाली पर एक गहरा प्रभाव पड़ा। ठीक है, उसके बाद जो शिक्षा एजुकेशन थी, ठीक है, भारत की आजादी के बाद जो शिक्षा एजुकेशन चल रही थी, उसके बाद कोठारी आयोग जो रिपोर्ट है वो लाई गई और उस आयोग के द्वारा जो रिपोर्ट में बताया गया था उन चीजों से भारत की जो शिक्षा प्रणाली है उस पर एक गहरा प्रभाव पड़ा था और काफी सारे चेंजेस जो कि हो जाने चाहिए थे वो फिर उस रिपोर्ट के बाद किए गए। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, आयोग द्वारा प्रस्तावित समान विद्यालय प्रणाली का दृष्टिकोण क्या था? ठीक है, मेनली जो आयोग था उसके द्वारा जो समान विद्यालय प्रणाली था उसका दृष्टिकोण को आपको यहाँ पे बताना है। आंसर में बताया गया है कि कोठारी आयोग द्वारा प्रस्तावित समान विद्यालय प्रणाली का दृष्टिकोण का वर्णन आपको यहाँ पे करना है। ठीक है, तो हम परिचय की बात कर लेते हैं। तो बेसिकली कोठारी आयोग के बारे में आपको कुछ बेसिक डिटेल पता होनी चाहिए जो कि हमने ऊपर क्वेश्चन में कवर अप करा है। ठीक है, कोठारी आयोग 1964 से 66 ने भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार हेतु कई महत्वपूर्ण सिफारिशें प्रस्तुत की, जिनमें से मुख्य सिफारिश समान विद्यालय प्रणाली। ठीक है, कोठारी आयोग ने कई सारी जो सिफारिशें हैं वो प्रस्तुत की थी ताकि जो इंडियन एजुकेशन है उसमें क्या किया जा सके, उसमें चेंजेस किए जा सके, उसको और ज्यादा बेहतर बनाया जा सके। तो उसमें एक मुख्य सिफारिश कौन सी थी? समान विद्यालय प्रणाली। इस प्रणाली का उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में समानता लाना, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना, समाज के सभी वर्गों को समान अवसर प्रदान करना था। ठीक है, जब समान विद्यालय प्रणाली था तो उसका कुछ बताया गया था, उसमें से एक कि जो क्षेत्र है शिक्षा के क्षेत्र में एक तो समानता लाई जा सके। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो सब समान हो, उनके बीच में समानता लाई जा सके, गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके, एजुकेशन की जो क्वालिटी है ठीक है उसमें बढ़ोतरी की जा सके, बढ़ाया जा सके, सुधार किया जा सके और समाज के सभी वर्गों को समान अवसर प्रदान करना था। ठीक है, ऐसा होता है कि देखिए क्वालिटी एजुकेशन और क्वांटिटी, आप कह सकते हैं कि नॉर्मल एजुकेशन में फर्क होता है। ठीक है, कि क्वालिटी एजुकेशन एक अच्छी गुणवत्ता वाली एजुकेशन होती है जिससे छात्र पढ़ते हैं, अगर उनको क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है तो कहीं ना कहीं वो छात्र बहुत जीवन में बेहतर कर पाते हैं। ठीक है, तो गुणवत्ता में सुधार करने के लिए और सभी वर्गों को समान अवसर मिले इसके लिए समान विद्यालय प्रणाली लाई गई थी। इस दृष्टिकोण के पीछे यह विचार था कि समाज के हर वर्ग के बच्चे एक ही प्रकार की शिक्षा प्राप्त कर सके, जिससे समाज में शिक्षा के माध्यम से समानता और समृद्धता स्थापित हो सके। ठीक है, पहले क्या था कि भाई पर्टिकुलर वर्ग के लिए पर्टिकुलर शिक्षा प्रदान की जाती थी, तो इस चीज को चेंज करने के लिए समान विद्यालय प्रणाली लाई गई, जिसके अंतर्गत क्या कहा गया कि जितने भी छात्र हैं भारत में वो समान शिक्षा प्राप्त करेंगे। ठीक है, कोई भी छात्र को अलग प्रकार की शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो देख सकते हैं कि समाज के जितने भी वर्ग है ना, वर्ग में बच्चे पढ़ रहे हैं, एक ही प्रकार की शिक्षा प्राप्त कर सके। ठीक है, एक ही प्रकार की शिक्षा प्राप्त कर सके, चाहे वो क्वालिटी एजुकेशन है तो क्वालिटी एजुकेशन, अगर लो लेवल एजुकेशन तो लो लेवल एजुकेशन। ठीक है, जिससे क्या होगा, समाज में समानता और समरसता स्थापित की जा सकेगी। ठीक है, तो ये था बेसिक डिटेल। अब हम बात करेंगे इनके पॉइंटों की कि पॉइंटों में क्या बताया गया है। पॉइंटों को डिस्कस करते हैं। पहला आता है समान विद्यालय प्रणाली के दृष्टिकोण में पहला पॉइंट क्या आता है? समानता और समावेशिता। शिक्षा का सार्वभौमिक अधिकार। सार्वभौमिक क्या है कि मतलब सभी को शिक्षा प्राप्त हो और एक प्रकार से ये उनका बेसिक अधिकार है। ठीक है, सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना ताकि बच्चों को, जो कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको फ्री एजुकेशन प्रदान करना और अनिवार्य कंपलसरी एजुकेशन प्रदान करना ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से दूर ना रह सके। ठीक है, देखिए आपको भी पता है एक समाज में एक व्यक्ति को
अगर उसको वो शिक्षित व्यक्ति है तो कहीं ना कहीं वो समाज में कुछ करके अपना जीवन यापन अच्छे से कर पाता है। ठीक है, कह सकते हैं कि कई लोग जो अशिक्षित हैं वो भी अपना जीवन यापन कर रहे हैं, पर शिक्षा बच्चों के लिए जरूरी है और एक समाज को आगे बढ़ाने में शिक्षा जरूरी है। इसीलिए जो आप कह सकते हैं कि समान स्कूल का जो दृष्टिकोण लाया गया था, समान विद्यालय प्रणाली लाई गई थी, उसमें पहला ही पॉइंट रखा गया था कि भाई शिक्षा हो और सार्वभौमिक अधिकार हो। मतलब एक तो निःशुल्क शिक्षा सबको प्रदान की जाए और अनिवार्य हो, क्या हो, कंपलसरी हो। दूसरा, शिक्षा का अधिकार सभी बच्चों को समान रूप से मिल सके, चाहे वे उनका सामाजिक आर्थिक जातीय पृष्ठभूमि क्या कुछ भी हो। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, शिक्षा का अधिकार समान रूप से मिल सके, उसमें कोई कम ज्यादा ना हो। ठीक है, ऐसा ना हो कि धर्म या जाति के आधार पर कुछ को मिल रहा है कुछ को नहीं मिल रहा है। दूसरा, चाहे वो किसी भी सामाजिक हो, आर्थिक हो या जातीय पृष्ठभूमि से बिलोंग करते हैं। ठीक है, चाहे वो समाज का कोई भी वर्ग हो, आर्थिक रूप से कोई भी वर्ग हो या जातीय रूप से कोई भी वर्ग हो। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उन सबको शिक्षा का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। अगला पॉइंट आता है समान अवसर के बारे में। ठीक है, तो समान अवसर में क्या क्या लिख सकते हैं आप, सभी बच्चों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान किए जाए ताकि किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो सके। ठीक है, हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि समान विद्यालय प्रणाली के बारे में। ठीक है, तो विद्यालय प्रणाली में क्या होगा कि भाई सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान हो ताकि किसी के साथ भी भेदभाव ना हो सके। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में जाति, धर्म, लिंग या आर्थिक स्थिति के आधार पर कोई भी भेदभाव ना हो। ऐसा ना हो कि शिक्षा के क्षेत्र में आपको शिक्षा के साथ भी भेदभाव किया जा रहा है, साथ में इस चीज पे भेदभाव किया जा रहा है कि आप किस जाति से बिलोंग करते हैं, किस धर्म से बिलोंग करते हैं, आपका क्या लिंग है या फिर आपकी आर्थिक स्थिति किस प्रकार की है। ठीक है, इस प्रकार का कोई भी भेदभाव स्टूडेंट के साथ नहीं किया जाना चाहिए। यही चीज है किस चीज में बताई गई थी, समान विद्यालय प्रणाली में बताई गई थी। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया है जो कि है शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार। ठीक है, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए दो पॉइंट को हमने एक्सप्लेन किया है, शॉर्ट पॉइंट्स। मानकीकरण में क्या है कि सभी स्कूलों में एक प्रकार का पाठ्यक्रम और शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना ताकि सभी छात्रों को समान स्तर पर शिक्षा मिल सके। और दूसरा, शिक्षकों के प्रशिक्षण और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए समान मानदंड लागू करना। ठीक है, अब क्या है कि भाई स्कूल की जितने भी आप कह सकते हैं स्टडी मटेरियल या फिर पढ़ाई के लिए सामग्री है उपलब्ध कराना। ठीक है, और वो भी एक ही प्रकार की, ऐसा ना हो कि किसी स्कूल को किसी प्रकार की सामग्री दी जा रही है, किसी स्कूल को किसी प्रकार की, एक प्रकार की सामग्री उपलब्ध कराना ताकि जितने भी छात्र हैं सभी को समान स्तर की, समान लेवल की एजुकेशन मिल सके। दूसरा, टीचर्स के प्रशिक्षण और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए समान मानदंड लागू करना। मतलब आप कह सकते हैं कि समान क्राइटेरिया को लागू करना जिससे टीचर्स क्या कर सके, अच्छी परफॉर्म कर सके बच्चों को टीचिंग करने के क्षेत्र में। ठीक है, मतलब एक प्रकार से अच्छे टीचर्स को अच्छा ज्ञान दिया जा सके ताकि वही टीचर आगे जाके स्टूडेंट को और अच्छे तरह से पढ़ा सके। फिर आता है शिक्षा के स्तर में प्राथमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर तक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक है, प्राथमिक से लेकर उच्चतर जो एजुकेशन है उसके स्तर में शिक्षा की गुणवत्ता, इस स्तर पर आप कह सकते हैं कि प्राइमरी से लेकर आप कह सकते हैं कि सेकेंडरी एजुकेशन तक अच्छी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया जाना चाहिए। मतलब शिक्षा की गुणवत्ता में और ज्यादा सुधार किया जाना चाहिए और इस चीज पे विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। दूसरा, सभी स्तर पर शिक्षा का समान और उच्च स्तर बनाए रखना ताकि छात्रों को बेहतर शिक्षा प्राप्त हो सके। ठीक है, कोई भी लेवल हो, चाहे आप प्राइमरी में पढ़ रहे हो, सेकेंडरी में पढ़ रहे हो, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको हर लेवल पर एक अच्छी शिक्षा प्रदान की जाए ताकि छात्रों को बेहतर शिक्षा प्राप्त हो सके। आगे देखिए तीसरा पॉइंट क्या बताया गया, विद्यालय की संरचना के बारे में बताया गया है। एकीकृत शिक्षा प्रणाली जो कि हमने ऊपर भी बात करी थी 10+2+3। ठीक है, जिसमें 10 साल स्कूली शिक्षा, 2 साल उच्चतर शिक्षा और उसके बाद 3 साल स्नातक शिक्षा के बारे में बताया गया था। ठीक है, 10 साल आप 10th तक करेंगे, उसके बाद 2 साल में आप क्या करेंगे, 11th 12th करेंगे जो कि आपके उच्चतर शिक्षा के अंतर्गत आ जाता है। और तीसरा आता है आपका 3 साल का एजुकेशन जो कि आपका कॉलेज एजुकेशन हो जाता है, जो कि अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आने के बाद काफी सारे इसमें चेंजेस किए गए और 3 साल को बढ़ाकर 4 साल कर दिया गया। ठीक है, अब आगे देखें शिक्षा के स्तर, शिक्षा के सभी स्तर प्राथमिक हो, उच्चतर हो, प्राथमिक हो, माध्यमिक हो, उच्चतर माध्यमिक हो, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, को एकीकृत करना ताकि छात्रों को एक सुसंगठित शिक्षा प्रणाली मिल सके। ठीक है, इन सभी माध्यमों को या फिर हम कहें सभी स्तरों को एकीकृत करना, एक साथ करना ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हो वो सही प्रकार की शिक्षा, और कैसे कि भाई एक के बाद एक शिक्षा प्राप्त कर सके। ऐसा ना हो कि कुछ ने ये प्राप्त करी छोड़ दिया, कुछ ने ये प्राप्त करी छोड़ दिया, कुछ ने ये प्राप्त करी छोड़ दिया। ठीक है, इस प्रकार का ना हो, सब स्टूडेंट एक के बाद एक सही प्रकार से लय में शिक्षा प्राप्त करें ताकि सुसंगठित शिक्षा प्रणाली बन सके। आगे देखें, आगे पॉइंट आता है विविधता में एकता। विभिन्न प्रकार की शिक्षा जैसे सामान्य, व्यावसायिक, तकनीक, जैसे कि हमने ऊपर भी बात करा था, जनरल एजुकेशन हो गई, बिजनेस रिलेटेड एजुकेशन हो गई या फिर टेक्निकल एजुकेशन होगी, को एकीकृत करना, छात्र अपनी रुचि
और क्षमता के अनुसार विकल्प चुन सके। ठीक है, छात्रों को क्या देना, उनको चॉइस देना, एकीकृत करना और उन्हें चॉइस देना कि भाई आप जो भी पढ़ना चाहते हैं आप उसे चुन सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता ही होगा, आपके मार्क्स के बेसिस पे आपको चॉइस मिलती है। अगर आपके बहुत अच्छे मार्क्स हैं तो आप आर्ट्स कॉमर्स साइंस में तो कुछ भी चुन के अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। ठीक है, आर्ट्स में सामान्य एजुकेशन आती है, व्यवसाय रिलेटेड जो चीजें आती है वो आती है बीकॉम, सॉरी, कॉमर्स के सेक्टर में। ठीक है, और वहीं अगर हम साइंस चुनते हैं तो आपको टेक्नोलॉजी के सेक्टर में आगे पढ़ने का मौका मिलता है। तो छात्रों को रुचि हो, वो अपने रुचि के अकॉर्डिंग विकल्प चुन सके। फिर दूसरा आता है, एक विद्यालय में विभिन्न प्रकार की शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करना। ठीक है, एक ही विद्यालय में आपको अलग अलग प्रकार की शिक्षा देखने को मिल जाती है। आप कॉमर्स भी एक ही स्कूल में पढ़ पा रहे हैं, ठीक है, साइंस भी एक ही स्कूल में पढ़ पा रहे हैं, और साथ के साथ आर्ट्स की भी एजुकेशन एक ही स्कूल में पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था करना। फिर आता है अगला पॉइंट है शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करना। शिक्षा के राष्ट्रीयकरण में यहाँ पे क्या चीजें बताई गई है कि शिक्षा प्रणाली, राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली, ठीक है, शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करना ताकि शिक्षा के क्षेत्र में समानता लाई जा सके और सभी छात्रों को समान अवसर मिल सके। किसके लिए, एजुकेशन प्राप्त करने के लिए। फिर दूसरा पॉइंट आता है शिक्षा नीति का निर्धारण राष्ट्रीय स्तर पर किया जाए और सभी राज्यों को समान रूप से लागू किया जाए। ठीक है, राष्ट्रीयकरण से यहाँ पे ये भी बताया गया है कि भाई जो भी शिक्षा नीति लागू की जाएगी वो एक प्रकार से किसके द्वारा, नीति राष्ट्रीय स्तर पर, मतलब नेशनल लेवल पर उस नीति को बनाया जाएगा और उस नीति के अकॉर्डिंग जितने भी राज्य हैं उन सब में ये नीति समान रूप से लागू होगी। ऐसा नहीं है कि भाई कुछ राज्य मना कर रहे हैं या कुछ राज्यों में अलग नीति हो रही है, नहीं, सभी राज्यों में समान रूप से ये नीति लागू की जाएगी। फिर तीन भाषा फॉर्मूला, ठीक है, मातृभाषा हिंदी अंग्रेजी का समावेश करना ताकि तीन भाषा का ज्ञान हो सके और अन्य भाषाओं को भी क्या करना, प्रोत्साहित करना। फिर सामाजिक और नैतिक शिक्षा से नैतिक शिक्षा, शिक्षा के माध्यम में नैतिक मूल्यों और आदर्शों का विकास करना ताकि छात्रों की नैतिकता और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना विकसित हो सके। ठीक है, समाज में रह रहे हैं तो छात्रों की कुछ सामाजिक आप कह सकते हैं कि जिम्मेदारियां होती है, तो इन चीजों को और उनके आदर्शों को और ज्यादा विकसित करना ताकि वो अपनी जिम्मेदारियों को समझे और उसके प्रति भावनाओं को बढ़ाए। फिर आता है समाज के सभी वर्गों के छात्रों को समान नैतिक शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, समाज में जितने भी वर्ग हैं और उन वर्गों से जितने भी छात्र आते हैं, ठीक है, एजुकेशन प्राप्त करने, उनको समान नैतिक शिक्षा प्रदान करना ताकि समाज में समरसता और सामंजस्य स्थापित हो सके। ठीक है, ताकि किससे क्या हो, समाज में समानता स्थापित हो सके और समरसता प्राप्त स्थापित हो सके। फिर आता है सामाजिक शिक्षा, ये नैतिक मूल्य थे। अब सामाजिक शिक्षा की बात करें, छात्र को सामाजिक शिक्षा प्रदान करना ताकि वे समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझे सके और एक अच्छे नागरिक बन सके। ठीक है, सामाजिक शिक्षा मतलब आप कह सकते हैं कि भाई जिस भी समाज में वो रह रहा है उस समाज की एजुकेशन उस छात्र को प्रदान करना ताकि जब से ही वो समय आएगा जब उसको समाज में जिम्मेदारियां उठानी पड़ेंगी तो वो अपनी जिम्मेदारियों को समझेगा और एक अच्छा नागरिक बन पाएगा। फिर आता है शिक्षा के माध्यम से सामाजिक समस्याओं का समाधान करने के लिए छात्र को तैयार करना। ठीक है, शिक्षा एजुकेशन के माध्यम से समाज में जो समस्याएं हैं, ठीक है, सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स है, उन चीजों को समाधान करने के लिए छात्र को तैयार करना। फिर आता है छठा पॉइंट, शिक्षा का वित्तीय प्रबंधन, शिक्षा के लिए बजट तैयार करना और छात्रवृत्ति में सहायता करना। ठीक है, इसमें क्या बताया गया कि शिक्षा के लिए बजट तैयार करना, ये सारे पॉइंट ऊपर भी बताए गए हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे जो मेनली बात कर रहे हैं वो एक समान प्रणाली की बात कर रहे हैं, एक समान मतलब समान विद्यालय प्रणाली की। तो शिक्षा के लिए बजट तैयार होना चाहिए और सभी स्कूलों को समान सुविधाएं और संसाधन उपलब्ध होने चाहिए। ऐसा ना हो कि कुछ टॉप स्कूलों को, जो टॉप स्कूल है उनको तो अच्छी एजुकेशन मिल रही है या फिर हम उन स्कूल्स में अच्छी फैसिलिटी, और वहीं आप नॉर्मल स्कूल्स में जाए तो वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना, इसके लिए शिक्षा के क्षेत्र में बजट का आवंटन करना। दूसरा, शिक्षा के क्षेत्र में निजी और सार्वजनिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना ताकि वित्तीय संसाधनों की कमी दूर हो सके। ठीक है, निजी और सार्वजनिक, निजी से हम कह सकते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स और सार्वजनिक से कह सकते हैं पब्लिक स्कूल की भागीदारी होनी चाहिए ताकि जो वित्तीय संसाधनों का प्रेशर है या फिर कहीं वित्तीय संसाधन है वो कम, जो कमी है उनकी वो दूर हो सके। फिर आते हैं छात्रवृत्ति में सहायता, मतलब छात्रों को धन से या फाइनेंशियली उनकी हेल्प करना। ठीक है, और उच्च शिक्षा के लिए उन्हें लोन जैसी चीजें भी प्रदान करना। फिर सातवां पॉइंट आता है तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा। तकनीकी शिक्षा में मतलब टेक्निकल एजुकेशन में सभी छात्रों को तकनीकी शिक्षा के लिए विशेष प्रावधान करना ताकि छात्रों को रोजगार के लिए तैयार किया जा सके। ठीक है, तकनीकी शिक्षा के लिए विशेष प्रावधान करना। ठीक है, मतलब स्पेशल एजुकेशन प्रदान करना। ठीक है, स्पेशल एजुकेशन के दायरे में भाई ऐसे सेक्टर में काम करना या फिर ऐसे स्कूल्स में ऐसी फैसिलिटी हो जिन पे छात्र अगर तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहा है तो वो आगे जाके रोजगार के लिए तैयार हो सके। फिर आगे बात करें तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा को प्राथमिकता देना, इसे सामान्य विद्यालय प्रणाली का हिस्सा बनाना। ठीक है, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा को आपको क्या देना, प्रायोरिटी देना, मतलब सबसे ऊपर मानना। ठीक है, देना और साथ के साथ समान विद्यालय प्रणाली का एक हिस्सा भी बनाना।
फिर व्यावसायिक एजुकेशन की बात करें, व्यावसायिक पाठ्यक्रम की बात करें, तो स्कूल में व्यावसायिक पाठ्यक्रम को शामिल करना ताकि छात्रों को रोजगार योग्य बनाया जा सके। उद्योगों के साथ साझेदारी बढ़ाना ताकि व्यावसायिक शिक्षा में गुणवत्ता की प्रासंगिकता बनी रहे। तो क्या कि भाई बिजनेस रिलेटेड एजुकेशन भी स्टूडेंट्स को प्रदान करना, ठीक है, व्यवसाय रिलेटेड जो एजुकेशन है वो उनको प्रदान करना ताकि वो रोजगार के प्राप्त करने योग्य बन जाए। और साथ में जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उद्योग है, उनके साथ साझेदारी बनाए रखना ताकि व्यवसाय शिक्षा में गुणवत्ता और प्रासंगिकता बनी रहे। ठीक है, व्यवसाय की जो शिक्षा है उसमें गुणवत्ता भी बनी रहे और उसकी प्रासंगिकता भी बनी रहे। इसके लिए बड़ी बड़ी आप कह सकते हैं कि व्यवसायों और उद्योगों से अच्छी खासी बना के रखना। फिर आता है निष्कर्ष की बात करें इसी कंप्लीट क्वेश्चन के बारे में। कोठारी आयोग द्वारा प्रस्तावित समान विद्यालय प्रणाली का उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से समाज में समानता समरसता लाना था। ठीक है, कोठारी आयोग की जो रिपोर्ट थी जिसमें समान विद्यालय प्रणाली के बारे में बात किया गया था, तो उसका एक उद्देश्य ये भी था कि समाज में समानता और समरसता लाना। इस दृष्टिकोण के अंतर्गत शिक्षा के सभी शिक्षा को सभी के लिए सुलभ, समान और गुणवत्ता बनाना। ठीक है, ये जो दृष्टिकोण था, इस दृष्टिकोण के अंतर्गत क्या होता है कि भाई शिक्षा सुलभ हो, सबके लिए समान हो और शिक्षा गुणवत्तापूर्ण हो। शिक्षा का राष्ट्रीयकरण, मानकीकरण और विविधता में एकता को बढ़ावा देने के साथ साथ नैतिक और सामाजिक शिक्षा पर भी ध्यान दिया गया। किस प्रकार की शिक्षा का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, उसका मानकीकरण कर दिया। मानकीकरण से क्या तात्पर्य है कि भाई अगर जो एजुकेशन लेवल अवेलेबल है उसको और ज्यादा सुधार करके और ज्यादा डेवलप करना। ठीक है, विविधता में एकता को बढ़ावा देना, अलग अलग विविधता आप कह सकते हैं कि अलग अलग लोग आते हैं, उनमें एकता को बढ़ावा देना और साथ के साथ जो भी नैतिक और सामाजिक शिक्षा है उसको विशेष ध्यान देना। आयोग की सिफारिश ने भारतीय शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए और एक समग्र समावेश और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा की नींव शिक्षा प्रणाली की नींव तैयार करी। तो मेनली क्या था कि भाई गुणवत्ता वाली एजुकेशन जरूरी है। ऐसा ना हो कि केवल आप एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, गुणवत्ता क्वालिटी एजुकेशन जरूरी है। ठीक है, इसके लिए आप कह सकते हैं कि आयोग ने कई सारी सिफारिश भी की थी। ठीक है, शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम भी उठाए। ये कदम आगे जाके बहुत ज्यादा काम भी आए थे। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, कोठारी आयोग की सिफारिश के सामने क्या चुनौतियां और आलोचनाएं आई थी। ठीक है, कोठारी आयोग ने जो भी सिफारिशें करी थी उनके लिए या उनके सामने चुनौतियां और आलोचनाएं कौन कौन सी थी, इनके बारे में बात कर लेते हैं। परिचय के हमने पहले ही पढ़ चुके हैं तो हम परिचय देख सकते हैं। ठीक है, मेनली सेम परिचय आपको कोठारी आयोग के बारे में बेसिक डिटेल पता होनी चाहिए, तभी आप परिचय लिख पाएंगे। अब बात करेंगे पॉइंटों की, कौन कौन सी चुनौतियां या परेशानियां आई थी। तो पहला क्या था, क्रियान्वयन चुनौती। ठीक है, जो भी उन्होंने सिफारिश करी, सिफारिश के बाद जो सुधार किए गए उसके लिए चुनौती। संसाधनों की कमी थी, एक तो वित्तीय संसाधन। कोठारी आयोग की सिफारिश को लागू करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता थी, लेकिन सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में अपेक्षाकृत निवेश नहीं किया जा सका। अब क्या हुआ कि भाई कोठारी आयोग ने जो भी सर्वे आप कह सकते हैं कि सिफारिशें की थी उसमें काफी सारा पैसा लगना था, तो इस चीज को देखते हुए सरकार के पास कुछ खास पैसा था नहीं, तो एक वित्तीय संसाधन का जो प्रॉब्लम था वो भी सामने आया। फिर आया ढांचागत संसाधन। स्कूल के निर्माण, शिक्षकों के प्रशिक्षण और शैक्षिक सामग्री विकसित करने के लिए आवश्यक ढांचागत संसाधनों में कमी थी। अब क्या था कि भाई स्कूल के आप कह सकते हैं कि स्कूल के निर्माण हो गया, शिक्षकों का प्रशिक्षण, टीचर्स को अच्छे एजुकेशन प्रदान करना हो गया, या फिर शैक्षिक सामग्री विकसित करना के रूप में आवश्यक ढांचा संसाधनों की कमी। ठीक है, शिक्षा से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी उन चीजों को अच्छा करने के लिए संसाधनों की कमी थी, जिससे सुधार का क्रियान्वयन मुश्किल हो गया था। ठीक है, जो भी सुधार किए जाने थे उसका प्रोसेस क्या हो गया था, मुश्किल हो गया था। अगला पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 2, नौकरशाही बाधाएं कौन कौन सी है और किस प्रकार है। प्रशासनिक मशीनरी। आयोग द्वारा प्रस्तावित विकेंद्रीकृत प्रबंधन, सामुदायिक भागीदारी और अन्य रचनात्मक सुधारों को अपनाने में नौकरशाही ने प्रतिरोध दिखाया। ठीक है, नौकरशाही क्या है, एक प्रकार से कि गवर्नमेंट में जो लोग मेनली काम कर रहे हैं, ठीक है, उन्होंने प्रतिरोध दिखाया था। किस काम के लिए, आयोग के द्वारा जो भी आप कह सकते हैं कि सिफारिश प्रस्तुत की गई थी उन सिफारिशों को लागू करने के लिए, विकेंद्रित मतलब चीजों को केंद्रीकृत करने के लिए, साथ में सामुदायिक भागीदारी, जो अलग अलग समुदाय थे उनकी भागीदारी को और ज्यादा बढ़ाने के लिए और अन्य रचनात्मक सुधार लाने के लिए नौकरशाही ने क्या दिखाया था, प्रतिरोध दिखाया था। आप कह सकते हैं एक प्रकार से कि भाई वो नहीं चाहते थे इस प्रकार की कुछ चीजें। तो ठीक है, तो ये चीजें जो बाधाएं हैं वो आई थी। यह बदलाव के प्रति प्रतिरोध रही और सुधारों को क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न हुई। ठीक है, बदलाव के प्रति ये चीजें किसमें रही, प्रतिरोध करती रही, और जो क्रियान्वयन था
सिफारिशों के ऊपर सुधार करने के लिए जो सिफारिशें लागू की गई थी और जब सुधार किया जा रहा था तो उसमें बाधाएं उत्पन्न हुई। फिर आता है तीसरा पॉइंट, शिक्षकों की कमी और गुणवत्ता। शिक्षकों की कमी थी, टीचर्स की कमी थी। दूसरा क्या था, शिक्षा की प्रभावशीलता। भारत में योग्य शिक्षकों की कमी रही और बड़ी संख्या में शिक्षकों को तेजी से प्रशिक्षित करना, गुणवत्ता से समझौता करना पड़ा। ठीक है, अब क्या हुआ कि देखिए टीचर्स की कमी थी, और अगर हम हाई लेवल पे टीचर्स की भर्ती कर ले एकदम से ही, ठीक है, तो सही प्रकार के टीचर्स और उनकी जो गुणवत्ता है, उनकी क्वालिटी, जो एजुकेशन उन्हें प्राप्त है या नहीं है, इस चीज से हम क्या करेंगे, समझौता करेंगे, तो इस चीज पे भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। दूसरा आता है शिक्षा की प्रभावशीलता। शिक्षकों की गुणवत्ता में कमी के कारण शिक्षा की प्रभावशीलता पर प्रश्नचिन्ह लगे और सिफारिशों का उद्देश्य पूरा ना हो पाया, नहीं हो पाया। ठीक है, अब क्या हुआ कि शिक्षा की प्रभावशीलता पे भी फर्क पड़ा। बड़ी संख्या में टीचर्स को हायर कर लिया गया, परंतु वो उनको अच्छी एजुकेशन प्राप्त नहीं थी, ठीक है, गुणवत्ता एजुकेशन प्राप्त नहीं थी। तो ये चीज भी एक परेशानी बनी, और जिससे शिक्षा की प्रभावशीलता पर प्रश्न चिन्ह उठाए गए। चौथा पॉइंट आता है शैक्षिक परिदृश्य में विविधता। शैक्षिक परिदृश्य से क्या तात्पर्य है कि सांस्कृतिक और भाषाई विविधता। भारत की व्यापक सांस्कृतिक और भाषाई विविधता ने सिफारिशों के समान क्रियान्वयन के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां प्रस्तुत करी थी। ठीक है, तो भारत में बहुत बड़ी संस्कृति है, ठीक है, बहुत बड़ी सारी आप कह सकते हैं कि बाधाएं हैं, जो भाषाएं हैं उनमें विविधता देखने को मिली। तो इन्हीं चीजों ने सिफारिश के काम में चुनौती उत्पन्न करी थी। विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों की विविध आवश्यकताओं के अनुसार शैक्षिक सुधारों को तैयार करना कठिन साबित हुआ। अब क्या हुआ कि भाई हर एक राज्य की अलग प्रॉब्लम है शिक्षा को लेकर, ठीक है, तो उन चीजों में चेंजेस करने के लिए काफी सारी परेशानियां उठानी पड़ी थी, जो कठिनाइयां वो फेस करनी पड़ी थी। अब इसी क्वेश्चन का एक बी पार्ट भी है, ठीक है, हम यहाँ कहें कि हम बी पार्ट में आंसर लिख रहे हैं। तो विरोध के बारे में या चुनौतियों के बारे में एक ये भी आता है कि विभिन्न हितधारकों ने इसके लिए विरोध किया था। इससे ऊपर जो हमने 3 पॉइंट की बात करी, 1, 2, 3 और 4 पॉइंटों की बात करी, इसमें हमने किन चीज की बात करी थी कि भाई क्रियान्वयन में कौन कौन सी प्रॉब्लम सामने आई थी। ठीक है, कि भाई जो भी सिफारिशें लाई गई थी, उन सिफारिशों पर सुधार किया गया तो क्या क्या चुनौती आई, ये हमने इसमें बात करी। अब हम बात करेंगे जो हितधारक है, अलग अलग हितधारकों ने इस चीज का विरोध किया। तो किस प्रकार किया, इस चीज को देखें। पहला आता है शिक्षक संघ, ठीक है, टीचर्स के, या फिर आप कह सकते हैं कि टीचर्स का जो संघ होता है पूरा का पूरा, उसके लिए तो जवाबदेह उपाय आता है। शिक्षक प्रशिक्षण और व्यावसायिक विकास में प्रस्तावित बदलावों को शिक्षक संघ का विरोध सहना पड़ा। अब क्या हुआ कि भाई ऐसा होता है ना कि टीचर्स का अपना एक संघ होता है, ठीक है भाई, टीचर्स का पूरा ग्रुप हो गया। तो इस चीज ने विरोध किया था, किस लिए, कि भाई शिक्षक प्रशिक्षण और व्यावसायिक विकास में प्रस्तावित बदलाव को शिक्षक संघ का विरोध कर सहना पड़ा। भाई शिक्षक संघ ने विरोध करा, वो नहीं चाहते थे कि चेंजेस हो, या फिर वो नहीं चाहते थे कि विकास हो, इसके लिए वो कुछ हद तक विरोध किया गया, खासकर जब आयोग द्वारा जवाबदेह उपाय की बात आई। ठीक है, जब आयोग द्वारा ये कहा गया कि भाई आप इसकी जवाबदेही लीजिए, ठीक है, जब जवाबदेही की बात आई कि कौन इस चीज की जवाबदेही करेगा, तो टीचर्स ने इसका विरोध किया था। यूनियन नौकरी की सुरक्षा और पारंपरिक शिक्षण प्रथाओं पर संभावित प्रभाव के बारे में आशंकित थे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं मेनली कि भाई जो कोठारी आयोग था उसके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में जब विकास के लिए आया, या फिर हम सुधार के लिए बातें आई, तो टीचर्स के लिए भी कुछ चीजों में चेंजेस लाने की बात कही गई। इसी चीज का शिक्षक संघ ने विरोध किया था, और जब बात आई जवाबदेही की, भाई कि जवाबदेह कौन होगा इस चीज का, तो इस चीज के लिए और ज्यादा विरोध देखना पड़ा था। फिर अब बात करें स्थानीय लोगों की, कि स्थानीय लोगों ने क्यों विरोध किया। तो सामुदायिक भागीदारी, स्कूल प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी के विचार को सराहना के बावजूद स्थानीय समुदाय के प्रतिरोध का उदाहरण सामने आया। पारंपरिक शक्तियां संरचनाएं स्कूल के प्रबंध में नियत स्वार्थ, कभी कभी विकेंद्रीकृत निर्णय लेने और आयोग के दृष्टिकोण से टकराते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ी लैंग्वेज हैवी लिखी गई है, तो आप इसको सिंपली इस तरह समझ सकते हैं कि भाई एक, आप कह सकते हैं कि जो स्थानीय समुदाय है जहाँ पे विद्यालय है, ठीक है, वहां पे स्थानीय समुदाय की भागीदारी को माना गया था कि भाई आप जो भी लोग हैं उनकी भागीदारी हो कुछ हद तक स्कूल के लिए। ठीक है, तो इस चीज का भी विरोध करना पड़ा था, ठीक है, इसका विरोध सहना पड़ा था। स्कूल प्रबंधन ने सामुदायिक भागीदारी के विचार को सराहाया मतलब मान्यता दी। ठीक है, इसके बावजूद भी क्या हुआ कि स्थानीय लोग या समुदाय ने इस चीज का विरोध किया था, और ये विरोध सामने आया। फिर आता है राजनीतिक विरोध की, अगर हम बात करें तो शैक्षणिक संस्थानों पर प्रभाव क्या पड़ेगा इस चीज का। कुछ राजनीतिक गुटों ने सुधार का विरोध किया, उन्हें शैक्षणिक संस्थानों पर अपने प्रभाव के लिए खतरा माना। ठीक है,
अपने प्रभाव के लिए खत्म होना। ठीक है, शैक्षणिक संस्थान जो हो गए, शिक्षा से रिलेटेड जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हो गए, उनमें चेंजेस करने की जब बात कही गई तो जो बड़े बड़े राजनीतिक गुट थे उन्होंने इस चीज का विरोध जताया। क्यों विरोध जताया? वो मानते थे कि अगर इनमें कुछ चेंजेस होंगे तो जो हमारा प्रभाव समाज में है उस पे खतरा आ सकता है। ठीक है, तो इस चीज का उन्होंने विरोध किया था। राजनीतिक परिदृश्य ने कोठारी आयोग की सिफारिश की स्वीकृति और क्रियान्वयन को भी प्रभावित किया था। ठीक है, राजनीतिक अगर आप पॉलिटिकल सेक्टर में देखें तो कोठारी आयोग की जो सिफारिशें थी उसकी स्वीकृति, मतलब उसको स्वीकृति देना, उसको हाँ भरना, और साथ के साथ उसके क्रियान्वयन को भी काफी हद तक प्रभावित किया था। फिर आता है समान पाठ्यक्रम का विरोध। समान पाठ्यक्रम क्या है कि भाई जितना भी सिलेबस होगा सेम होगा, कोई भी चेंजेस नहीं होगा। इस चीज से रिलेटेड भी एक इशू आया था। क्या आया था? सांस्कृतिक और भाषाई पहचान। समान पाठ्यक्रम की सिफारिश को क्षेत्रों और भाषाओं समूहों की आलोचना का सामना करना पड़ा, जो अपनी सांस्कृतिक भाषाई पहचान को संरक्षित करने की मांग कर रहे थे। अब देखिए, समान पाठ्यक्रम से क्या तात्पर्य है कि भाई एक सिलेबस बना दिया जाएगा, वही सिलेबस पूरे भारत में पढ़ाया जाएगा, या वही बुक्स पूरे भारत में पढ़ाई जाएगी। तो कई जो आप कह सकते हैं कि भाषा के ग्रुप हो गए, ये ठीक है, भाषाई हो गए लोग हो गए, या फिर संस्कृति से रिलेटेड लोग हो गए, उन्होंने इस चीज का क्या जताया? विरोध जताया, क्योंकि वो अपनी भाषा या संस्कृति को संरक्षित करना की मांग कर रहे थे। वो चाहते थे कि भाई हमारी भाषा ही पढ़ाई जाए या फिर हमारी संस्कृति ही पढ़ाई जाए। ठीक है, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए पूरा बहुत बड़ा भारत है। हम भारत में अलग क्षेत्रों में आपकी संस्कृति पढ़ाएं तो ये गलत होगा। ठीक है, और अलग क्षेत्र की संस्कृति आपके क्षेत्र में पढ़ाएं तो ये गलत होगा। ठीक है, तो इस चीज के लिए क्या, इस चीज के लिए आप कह सकते हैं कि जो आलोचनाएं हैं वो सामने आई थी और परेशानियां देखने को मिली। मानकीकृत पाठ्यक्रम लागू करने के बारे में चिंताएं थी। ठीक है, मनमाना जो आप कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम लागू करने के लिए चिंताएं सामने आई थी। फिर अगर हम आगे बात करें तो सी पार्ट आता है जिसमें पूछा गया अनपेक्षित परिणाम और बाधाओं का सामना। पहला पॉइंट क्या है कि परीक्षा प्रणाली के मुद्दे। परीक्षा प्रणाली में क्या है कि परीक्षा प्रथाओं का मानकीकरण। परीक्षा प्रणाली के संबंध में आयोग की सिफारिश का उद्देश्य तनाव को कम करना और अधिक व्यापक मूल्यांकन को बढ़ावा देना था, लेकिन मानकीकृत चुनौतियों ने छात्र पर तनाव अधिक बढ़ा दिया। अब क्या हुआ कि भाई आपने, जैसे कि एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि शिक्षा प्रणाली में चेंजेस करने के लिए कोठारी आयोग ने जो सिफारिश दी और उस पर काम करा। अब काम करने के बाद कुछ चेंजेस आए, परिणाम जो निकल गया, रिजल्ट आए, वो रिजल्ट ऐसे थे जिनका आप कह सकते हैं कि सोचा नहीं था। ठीक है, ऐसे रिजल्ट सामने आए। पहला क्या रिजल्ट था? परीक्षा प्रथाओं का मानकीकरण। मतलब परीक्षा में कुछ चेंजेस किए गए जिससे कि उन्हें लगा कि स्टूडेंट्स के ऊपर क्या होगा, तनाव कम होगा, परंतु इससे तनाव और ज्यादा बढ़ गया। फिर आता है असमान क्रियान्वयन। संसाधनों का असमान वितरण। जितने भी संसाधन थे उनका वितरण बहुत ज्यादा असमान होने लगा। समानता पर जोर देने के बावजूद सिफारिश के क्रियान्वयन से कभी कभी अनपेक्षित असमानताएं पैदा हो गई। संसाधनों का असमान वितरण, नीतियों की अलग अलग व्याख्याएं और क्षेत्रीय असंतुलन आयोग के लक्ष्यों की समान उपलब्धि में बाधा बना। अब क्या हुआ कि भाई जो भी संसाधन उपलब्ध कराए गए थे, ठीक है, जिन संसाधनों को उपलब्ध कराने के लिए कोठारी आयोग में बात करी गई थी, वो संसाधन एक प्रकार से असमानता, या फिर हम कहें कि उन असमान देखा गया और असमान वितरण भी हो रहा है। मतलब अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से वो संसाधन वितरित हो रहे थे। तो ये भी एक समस्या सामने आई। फिर आई निगरानी और मूल्यांकन की कमी। प्रभावी निरीक्षण की कमी। एक मजबूत निगरानी और मूल्यांकन तंत्र की अनुपस्थिति ने सुधार के क्रियान्वयन और विभिन्नताएं उत्पन्न की। विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों में सुधार और क्रियान्वयन की प्रभावशीलता में कमी आई। अब क्या हुआ कि भाई कोठारी आयोग द्वारा अच्छे से निरीक्षण करने के ऊपर भी ध्यान दिया गया था कि भाई एजुकेशन पे अच्छे से निरीक्षण किया जाए और प्रभावी निरीक्षण किया जाए, परंतु इस चीज में भी कमी देखने को मिली। फिर आता है तकनीकी समस्याएं। तकनीकी क्या मतलब भाई कि डिजिटली, या फिर हम कहें कि टेक्निकली कोई इश्यूज है। प्री डिजिटल युग। आयोग की सिफारिश प्री डिजिटल युग में की थी। ठीक है, डिजिटल युग से पहले की गई थी ये सिफारिशें, और शैक्षिक उद्देश्य तकनीकी प्रगति को अपने की चुनौती अपनाने की चुनौती को स्पष्ट रूप से संबोधित नहीं किया गया। आप देखिए, इस प्रकार से समझिए कि जब भी ये चीज है, मतलब जब कोठारी आयोग की सिफारिशें आई थी तब प्री डिजिटल युग था, मतलब डिजिटल युग से पहले का समय था। ठीक है, परंतु उसके बाद डिजिटल युग आया तो ये चीजों के बारे में उसमें स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया था, तो उभरती तकनीकों ने काफी सारी जटिलताएं प्रस्तुत की थी। ठीक है, अब बात करें निष्कर्ष की, तो कोठारी आयोग की सिफारिश के क्रियान्वयन
ने कई चुनौतियों और आलोचनाएं सामने आई थी, ठीक है, जब क्रियान्वयन किया गया, चुनौतियां और आलोचनाएं सामने आई थी, जो कि हमने ऊपर भी बात करी, जैसे वित्तीय संसाधनों की कमी, नौकरशाही, शिक्षा की कमी, भाषा और सांस्कृतिक भाषा की विविधता देखने को मिली। उसके बाद विभिन्न हितधारकों के विरोध ने इस सिफारिश पर प्रभाव भी डाला था, ठीक है। इसके बावजूद कोठारी आयोग की सिफारिश ने भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए, एक अधिक समावेशी, समग्र और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रणाली की नींव रखी, ठीक है। ये ऐसी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रणाली की नींव रखी, जो कि आज भी यूज की जाती है और काफी हेल्पफुल भी है, ठीक है। इन चुनौतियों और आलोचनाओं के अध्ययन करना महत्वपूर्ण है, ताकि शिक्षा प्रणाली को और बेहतर से बनाने के लिए भविष्य में सुधार किया जा सके, ठीक है। जब हम चुनौतियों और के बारे में अच्छे से समझते हैं, तो और भविष्य में हम और अच्छी, जो आप कह सकते हैं कि चीजें हैं, प्रणाली है, वो बना पाते हैं, ठीक है। तो ये था आपका यूनिट, या फिर हमका यूनिट 2 का चैप्टर नंबर 3। अब हम चैप्टर 4 की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैप्टर जो 3 है हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे कोठारी आयोग से रिलेटेड, जो कि हमने बात कर ली। ये नोट्स आपको हमारे ऐप द लर्नर्स कम्युनिटी DUSL पे देखने को मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। जैसे ही ये वीडियो आपको मिलेगी, इस वीडियो के आने वाले जो चैप्टर्स हैं, वो सारे नोट्स भी आपको हमारे ऐप पे अवेलेबल करा दिए जाएंगे। तो आप जाइए, ऐप को डाउनलोड करिए। ऐप का नाम है द लर्नर्स कम्युनिटी DUSL। और हो सकता है आने वाली वीडियोस में थोड़ा सा टाइम लगे, तो प्लीज वेट करिए, हम जल्द से जल्द ये जो यूनिट है, इसको कवर करा के आपके आगे के सिलेबस को भी ध्यान देंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।